शिवाय जो गार्डन की तरफ जा रहा था, उसकी नजरें दूर खड़ी अव्या के ऊपर पड़ चुकी थी। इतनी दूर होने के बावजूद वह देख सकता था कि एक पेड़ के नीचे अव्या किसी लड़के के साथ बात कर रही है। अव्या को फिर से किसी पराये मर्द के साथ देख शिवाय की आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी फिर से दहकने लगा। वह लंबे कदम बढ़ाते हुए तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ा। शिवाय ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर यह फिर से अव्या का कोई दोस्त निकला तो आज चाहे जो भी हो जाए वह उसे नहीं छोड़ने वाला। वो गुस्से में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से रतन और आर्यन उसके पास आए। रतन शिवाय के सामने आते हुए बोला, भाई अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। वो दरअसल बड़े मामा जी ने आपको ये फाइल देने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि इस पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। इतना बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल आगे बढ़ा दी, लेकिन शिवाय की नजरें तो दूर खड़ी अव्या पर टिकी हुई थी जो अभी भी उस लड़के से बात कर रही थी। शिवाय को आगे की तरफ ऐसे घूरता देख रतन और आर्यन ने उसकी नजरों का पीछा किया। शिवाय को अव्या की तरफ ऐसे देखता देख रतन मन ही मन बोला, भाई की नजरें ही नहीं हट रही है भाभी पर से, इतनी दूर से भी ऐसे घूर रहे हैं उन्हें। लेकिन शिवाय के अंदर तो जैसे ज्वालामुखी दहक रहा था। तभी आर्यन खुशी से चहकते हुए बोला, अरे वो तो अनिकेत भाई है ना। रतन ने कहा, कौन अनिकेत भाई? आर्यन उस तरफ देखते हुए बोला, अरे वो जो दीदी से बात कर रहे हैं ना वो। शिवाय का ध्यान भी अब उसकी बातों पर था। वह भी जानना चाहता था कि इस वक्त उसके आसपास होते हुए भी अव्या आखिर किस लड़के से बात कर रही है। वह सवाली नजरों से आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, अनिकेत। आर्यन ने कहा, हाँ जीजू, वो हमारे सामने ही रहते हैं। दीदी की दोस्त है नानिका दी, उनके भाई हैं, हमारे भी भाई जैसे ही हैं। कुछ दिन से कनाडा में थे, लगता है आज ही वापस आए हैं, इसीलिए ही शायद अनिका दी के साथ वो भी आ गए होंगे दीदी को कॉन्ग्रेचुलेट करने। मैं भी उनसे मिलकर आता हूँ। आर्यन की बात सुनकर शिवाय का बढ़ा हुआ पारा थोड़ा नीचे गिरा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी संदिग्ध थीं। आर्यन की बातों ने उसे थोड़ा शांत तो कर दिया था, पर उसके दिमाग के किसी कोने में शक का बीज अभी भी जिंदा था। उसे अव्या के करीब किसी भी साई का होना पसंद नहीं था, फिर वो चाहे कोई भी क्यों न हो। उसकी काली आंखों में अभी भी एक खतरनाक चमक थी। वो फिर से अव्या की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर अव्या ने जब शिवाय को अपनी तरफ आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। डर के मारे उसकी धड़कनें दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी। वो किसी भी हाल में शिवाय और अनिकेत का सामना नहीं होने देना चाहती थी। वो बार बार अनिकेत को वहां से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन अनिकेत उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। अव्या मिन्नत करते हुए बोली, अनिकेत प्लीज प्लीज चले जाओ, शिवाय आ रहा है, वो तुम्हें मार डालेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो, प्लीज जाओ यहाँ से। अव्या को ऐसे डरता देख अनिकेत और ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो आगे कुछ बोलना चाहता था, पर शिवाय के उनकी तरफ बढ़ते हर कदम के साथ अव्या के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अव्या अनिकेत से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज अनिकेत, प्लीज मेरी बात मान लो। अगर सच में तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, प्लीज। अव्या की बात सुन अनिकेत शांत हो गया। वो आगे कुछ और बोल नहीं पाया। अव्या की आंखों में दिखता डर और बेबसी ने उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, पर वो ऐसे हार नहीं मानने वाला था। उसने जाते वक्त अपनी दृढ़ आवाज में अव्या से कहा, ठीक है अव्या, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैवान शिवाय सिंघानिया जीत गया। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें उसके कैद से आजाद कर दूंगा। और इतना बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसकी आखिरी बात सुन अव्या की आंखों में फिर से आंसू तैर गए, पर उसने उन्हें जल्दी से साफ कर दिया। शिवाय के पहुंचने से ठीक पहले अनिकेत वहां से निकल चुका था। शिवाय अब धीरे धीरे चलकर अव्या के पास पहुंचा, जो खौफ से पत्थर बनी खड़ी थी। उसने पहले ही अपने आंसू साफ कर अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अभी अभी यहाँ जो भी बातें हुई है उसमें से कुछ भी शिवाय को पता चले, लेकिन वो जानती थी कि शिवाय ने पहले ही उसे अनिकेत के साथ देख लिया है और अब वो शांत नहीं रहेगा। वो अपने आप को शिवाय का गुस्सा झेलने के लिए तैयार कर रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि शिवाय अनिकेत के साथ कुछ बुरा न करे। शिवाय के कदम भारी थे और उसकी मौजूदगी उस सन्नाटे में भी शोर कर रही थी। उसका सख्त चेहरा देख अव्या का डर और बढ़ गया। वो उसका चेहरा देखकर ही बता सकती थी कि वो गुस्से में है। उसका शरीर डर से कांपने लगा। शिवाय ने अपनी गहरी काली आंखों से अव्या की तरफ देखा। इससे पहले कि वो अव्या से कुछ कहता, अव्या ने हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, शिवाय प्लीज मेरी बात सुनो। वो जो अभी यहाँ था वो अनिका का भाई था, मुझे शादी के लिए बधाई देने आया था और कुछ नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना। लेकिन शिवाय अभी भी बिना कुछ बोले एकटक अव्या की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उसे वो ठंडी खून जमा देने वाली चमक साफ दिखाई दे रही थी।
उसने अव्या को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उससे तौल रहा हो। अव्या को लगा अब शिवाय उस पर जोर से चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन अव्या की उम्मीद के उलट शिवाय ने न तो कोई गुस्सा किया और न ही उससे कुछ कहा, बल्कि वो तो बिना कुछ बोले एकटक बस अव्या की तरफ देख रहा था। फिर कुछ सोचते हुए शिवाय ने अपनी एक सर नजर उस रास्ते पर डाली जहां से अनिकेत गया था, और फिर बिना कुछ कहे अव्या का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। उसे ऐसे खुद को ले जाते देख अव्या घबरा गई। उसे कुछ दिन पहले हुआ वो वाकया याद आया, जब शिवाय ने गुस्से में आकर उसे किस किया था। वो डरते हुए बोली, शिवाय मैंने कहा ना, वो सिर्फ मुझे विश करने आया था और कुछ नहीं। वो शिवाय से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी शिवाय ने एकदम से पीछे मुड़कर अव्या की तरफ देखा। उसकी वो ठंडी नजर देख अव्या एकदम से शांत हो गई। उसने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शिवाय ने अपनी ठंडी उंगलियों से अव्या की ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, पर एक अजीब सी खामोशी भी थी। उसने अव्या की आंखों में झांकते हुए बहुत धीमी पर डरावनी आवाज में कहा, उस लड़के के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या उसके बारे में मैंने तुमसे कुछ पूछा? अव्या ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी कायम था, जो शिवाय भी देख सकता था। शिवाय ने अपने हाथों से अव्या के गाल को छुआ, लेकिन उसका स्पर्श प्यार भरा नहीं, अधिकार भरा था। शिवाय उसके कान के पास झुका और बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाया, आज जो भी हुआ उसे मैं तुम्हारी आज़ादी का आखिरी दिन समझकर भुला रहा हूँ। कल इस वक्त तक तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। मेरे घर के कानून, मेरी पसंद और मेरी मर्जी सब तुम पर लागू होंगे। तब तुम्हारे दोस्त या फिर ये रिश्ते मेरी इजाजत के बिना गलती से भी तुम्हारे आसपास नहीं होने चाहिए, और ना इनके बारे में एक भी ख्याल तुम्हारे जहन में आना चाहिए। उसकी बात सुन अव्या ने एकदम से नजरें उठाकर शिवाय की तरफ देखा, और वो जैसे अपनी जगह पर ही थम गई। शिवाय के चेहरे पर आज वो जो सनक, जो पागलपन देख पा रही थी, वो उसने शायद ही पहले कभी देखा था। अनिकेत के बारे में शिवाय के ज्यादा न पूछने की वजह से अव्या का दिल जो कुछ पल के लिए ही सही पर थोड़ा राहत में था, वो ये सोचकर फिर से घबराने लगा कि आगे कभी जाने अनजाने में शिवाय को ये पता चला कि वो अनिकेत को पसंद किया करती थी, तो न जाने शिवाय कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शिकारी था जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तभी शिवाय ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी फाइल अव्या की तरफ आगे बढ़ाए। अव्या नासमझी से उस फाइल को देखने लगी। शिवाय ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मैरिज पेपर्स हैं, साइन करो। अव्या की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये इंसान इस वक्त यहाँ मुझसे ये मैरिज पेपर साइन करवाने आया है? वो बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाई। इस वक्त शिवाय उसे पैर से सटाते हुए बोला, क्यों? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का भाई इस वक्त यहाँ तुम्हें बधाई देने आ सकता है, तो क्या हम मैरिज पेपर साइन नहीं कर सकते? शिवाय के मुंह से फिर से अनिकेत के बारे में जिक्र सुन अव्या एकदम से हड़बड़ा गई। शिवाय ने उसकी तरफ पेन बढ़ाया। अव्या के पास अब चुपचाप उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि शिवाय को अनिकेत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। शिवाय को अगर पता चला कि आज अनिकेत उसे यहाँ से ले जाने के इरादे से आया था, तो शिवाय न जाने उसके साथ क्या कर दे। इसी डर और घबराहट में अव्या ने बिना उन पेपर्स को पढ़े, बिना जाने कांपते हाथों से उन पेपर पर अपने साइन कर दिए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उन पेपर्स में शिवाय ने कितनी अनगिनत शर्तें लिखी हुई हैं, जिन्हें अब उसे किसी भी हाल में मानना ही होगा। उसके लिए वो सिर्फ साधारण मैरिज पेपर्स नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी छीनने के दस्तावेज थे। जैसे ही अव्या ने उन पेपर्स पर साइन किए, शिवाय के चेहरे पर एक खतरनाक विजयी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर फिर से वही घमंड, वही रौब दिखाई देने लगा। उसने झटके से उन पेपर्स को अपने हाथ में पकड़ा और उन पर की गई अव्या की साइन को गौर से देखने लगा। उसने अव्या के गाल को अपने हल्के हाथ से सहलाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, गुड गर्ल, अब तुम ऑफिशियली मिसेज शिवाय सिंघानिया बन गई हो, शिवाय सिंघानिया की बीवी हो तुम अब। वो ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे ये बात वो अव्या की रूह तक पहुंचाना चाहता हो। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जो उस खामोशी भरे माहौल में अपना एक अलग ही दबाव बना रही थी। अव्या उसकी गहरी आंखों का सामना अब और नहीं कर सकती थी। उसने अपनी पलकें झुका ली। वो देख शिवाय के चेहरे पर फिर से एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो गंभीर आवाज में बोला, ऐसे ही बिना सवाल पूछे मेरी बात मानोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और अव्या को खुद से दूर झटक वो वहां से तेज कदमों से दूसरी तरफ चला गया। अव्या वही खड़ी उसे वहां से जाते हुए देख रही थी। अगली सुबह पूरे हॉल को पीले और सफेद गेंदे के फूलों की लड़ियों से ढका गया था। छत से लटकते हुए पीतल के बड़े बड़े झूमर और उनके बीच में बंधे हुए पीले रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। बीचों बीच एक बड़ा पीतल का बर्तन रखा था
जिसके चारों तरफ ताजे फूलों की रंगोली बनी थी। फूलों की भीनी भीनी महक पूरे हॉल में फैली थी, जो एक सुकून देने वाला एहसास पैदा कर रही थी। अव्या ने हल्दी के रंग की एक सुंदर बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर गहरे लाल रंग का था। उसके गले में ताजे चमेली और मोगरे के फूलों के गहने सजे थे। उसके माथे पर लगी पीली बिंदी और उसकी कलाई में पहना लाल रंग का चूड़ा उसे किसी अप्सरा जैसा रूप दे रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा रखी थी, ताकि किसी को उसके अंदर के तूफान का अंदाजा ना हो पाए। वह बार बार खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों की नमी उसकी कहानी बयां कर रही थी। उसकी पूरी रात जागकर गुजरी थी। उसके दिमाग में बार बार अनिकेत की वह बात गूंज रही थी, जब वह उसे अपने साथ चलने की मिन्नतें कर रहा था और कह रहा था कि वह भी बहुत पहले से उसे पसंद करता है। वह सोच रही थी कि काश अनिकेत ने यह इजहार पहले किया होता। अगर उसने समय रहते अपने दिल की बात कह दी होती, तो शायद आज वह इस डरावने इंसान की जगह किसी ऐसे के साथ होती जो उससे प्यार करता है, न कि उससे बदला लेना चाहता है। उसके बगल में ही शिवाय बैठा हुआ था। शिवाय ने सफ़ेद रंग का चिकनकारी कुर्ता और उसके ऊपर एक पीले रंग की नेहरू जैकेट पहनी थी। वह कुछ देर पहले ही वहां आया था। उसे वहां चल रही चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थी। वह एक कोने में खड़ा होकर लगातार अव्या को देख रहा था, जो कुछ दूर सोफे पर बैठ सभी औरतों साथ बातें कर रही थी। शिवाय की तीखी नज़रें अव्या के चेहरे के हर एक उतार चढ़ाव को भांप रही थी। वह देख रहा था कि कैसे अव्या सबके साथ मुस्कुरा रही है, पर उसकी मुस्कान उसके होठों तक ही सीमित है। वह अव्या की खूबसूरती को निहार तो रहा था, पर साथ ही उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। वह ये जानना चाहता था कि आखिर अव्या क्या सोच रही है, वह किसके ख्यालों में खोई है। शिवाय का पजेसिव मन पल भर के लिए भी अव्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, यहाँ तक कि उसके ख्यालों को भी नहीं। तभी विजया जी शिवाय के पास आते हुए बोली, जाओ, अव्या के बगल में जाकर बैठ जाओ। शिवाय ने गंभीर आंखों से विजया जी की तरफ देखा। विजया जी उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, ये रस्म जरूरी है शिवाय, तुम्हें सिर्फ टीका लगाया जाएगा, मैंने सबको पहले ही बता दिया है। शिवाय बिना कुछ बोले अव्या की तरफ जाने लगा। उसके वहां आते ही अव्या के बगल में बैठी सभी औरतें, रीवा और रीवा की सहेलियां, जो कब से हंसी मजाक कर रही थी, वो सब एकदम से चुप हो गए। रीवा जल्दी से अव्या के बगल में से उठकर दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसके जाते ही शिवाय शान से वहां आकर बैठ गया। उसका ऑरा इतना कोल था कि वहां का खुशनुमा माहौल एक पल में खामोशी से भर गया। सबसे पहले दादी जी आई। उन्होंने पहले शिवाय को हल्दी लगाई और फिर वही हल्दी अव्या को लगाई और दोनों को आशीर्वाद देकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गईं। फिर एक एक कर बाकी सभी औरतें वहां आकर दोनों को हल्दी लगाने लगी। शिवाय को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। भले ही सब औरतें उसे हल्दी के नाम पर बस एक टीका ही लगा रही थी, फिर भी उसे उन सबसे चिढ़ मच रही थी। तभी विजया जी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। शिवाय ने उन्हें आते देख अपनी हथेली आगे कर उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहा, माँ, अब बस हो गया, मेरे ख्याल से इतना काफी है आपकी रस्म पूरी करने के लिए। विजया जी मुंह छोटा करते हुए बोली, अरे अभी तक मैंने कहा तुम्हें हल्दी लगाई है, प्लीज बेटा, बस एक टीका ही तो लगाऊंगी। शिवाय ने घूर कर उनकी तरफ देखा, जैसे उसे उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो। विजया जी उसे मनाने के अंदाज में बोली, प्लीज बेटा। शिवाय धीमी आवाज में बोला, माँ, आपको पता है मुझे। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही विजया जी ने अपनी दोनों हथेलियां हल्दी से भरी और धपाक से शिवाय के दोनों गालों पर मल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने फुर्ती से उसके नाक और माथे को भी पीला कर दिया। शिवाय झटके से पीछे हटा। माँ! शिवाय हैरान होकर चिल्लाया, पर उसकी आवाज वहां उठ रहे हंसी के शोर में दब गई। उसकी हालत देखने लायक थी। उसका सफेद कुर्ता और उसका साफ चेहरा अब पीला हो चुका था। उसकी तीखी आंखें अब पीले चेहरे के बीच से चमक रही थीं। वह गुस्से और चिड़चिड़ाहट से भर गया था, जबकि विजया जी खिलखिलाकर हंस रही थी। वहां खड़े बाकी सब पहले तो विजया जी के ऐसे करने से शौक हो गए थे, पर फिर शिवाय की हालत देख वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। सब अपना मुंह दबाकर हंसने लगे, पर अद्वै का भी शौक था। वो बगल में खड़े रतन से बोला, शिवाय भाई के साथ ऐसा सिर्फ बड़ी माँ ही कर सकती है, अगर कोई और होता तो भाई उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते। शिवाय ने अपनी गुस्से भरी नजर सब पर डाली। उसकी नजरें देख सबने जल्दी से अपनी हंसी रोक ली। उसके बगल में बैठी अव्या, जो कब से एकदम चुपचाप थी, शिवाय के इस अजीबोगरीब पीले चेहरे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो भी अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंसती। शिवाय सिंघानिया को इस हाल में देखना उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। शिवाय सिंघानिया, जो अपने आसपास के लोगों को हमेशा डरा कर रखता था, जिसके आगे अपने आप ही लोग अपना सिर झुका देते थे, वो भी अपनी माँ के आगे हार मान लेता था। शिवाय की नजरें अव्या पर पड़ी। अव्या अभी भी अपना मुंह छुपाकर हंस रही थी।
उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर ना जाने कैसे पर अव्या की वह निश्चल और सच्ची मुस्कान देखकर उसके अंदर कुछ पिघल सा गया। ये शायद इसलिए था क्योंकि अव्या की आंखों में आज वो पहली बार डर की जगह शरारत देख रहा था। हालांकि उसका सिंघानिया वाला अंदाज अभी भी कायम था। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक एक झटके से अव्या की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि अव्या कुछ समझ पाती, शिवाय ने उसकी साड़ी का वो पीला रेशमी पल्लू अपनी उंगलियों में फंसाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अव्या की हंसी उसके गले में ही दब गई। वह झटके से शिवाय के बिल्कुल करीब आ गई। शिवाय उसका पल्लू अपने हाथ में पकड़े उसकी आंखों में देखते हुए अपनी भारी पर धीमी आवाज में बोला, बहुत हंसी आ रही है। उसके ऐसे पूछने से अव्या एकदम से हड़बड़ा गई थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाय ने बिना किसी हिचकिचाहट के अव्या की साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा साफ करना शुरू कर दिया। वो बड़े हाथ से अव्या के पल्लू से रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा साफ कर रहा था। अव्या तो हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसकी साड़ी का खूबसूरत पल्लू जो फूलों की खुशबू से महक रहा था, अब शिवाय के चेहरे की हल्दी से रंग चुका था। वहां खड़ी औरतें और विजया जी यह नज़ारा देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिवाय का ये अंदाज सबके लिए ही नया था। रतन, अद्विक और रीवा सामने के नज़ारे को देखकर तालियां बजाने लगे। अव्या का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया, पर शिवाय को कहाँ किसी की परवाह थी। उसने अपना चेहरा अच्छे से साफ किया और अव्या की तरफ एक नज़र डाल वो वहां से सीधा बाहर चला गया। होटल की आलीशान लॉबी मेहमानों और सजावट से चमक रही थी। अनिका के पूरे कपड़ों पर हल्दी लगी हुई थी। वो जल्दी जल्दी में अपने होटल रूम की तरफ बढ़ रही थी। उसका ध्यान अपनी उलझनों में था। तभी मोड़ पर वह सामने से आ रहे शार्विक से जोर से टकरा गई। दोनों समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी, दोनों गिरने लगे। शार्विक ने अनिका को गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया हो। अनिका शार्विक की बाहों में थी। शार्विक अनिका के चेहरे को देख रहा था, हल्दी की खुशबू और अनिका की बिखरी हुई जुल्फों के बीच शार्विक उसकी मासूम खूबसूरती में पूरी तरह खो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही नरमी लौटी जो कल संगीत के वक्त उसका डांस देखने के दौरान उसकी आंखों में थी। पर वो नरमी सिर्फ एक पल के लिए ही थी। अगले ही पल जैसे ही उसे याद आया कि यह वही लड़की है जो उसकी भाभी को भड़काकर उसके भाई की शादी तुड़वाने की साजिश कर रही है, उसकी आंखों की नरमी फिर से खौफनाक गुस्से में बदल गई। उसने झटके से अनिका को खुद से दूर किया। अनिका बैलेंस खोकर नीचे गिर पड़ी। शार्विक बिना उस पर ध्यान दिए अपनी गंदी हुई शर्ट साफ करने लगा। अनिका के कपड़ों पर लगी गीली हल्दी शार्विक के पहने वाइट कुर्ते पर भी फैल गई थी। अनिका को उम्मीद नहीं थी कि शार्विक उसे ऐसे नीचे गिरा देगा। उसकी आंखों में भी शार्विक के लिए अब गुस्सा दिखाई देने लगा। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए खड़ी हुई और शार्विक की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम भी उतने ही बेरहम और पत्थर दिल हो। तुम दोनों को किसी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। उससे फिर से शिवाय के बारे में गलत बोलता देख शार्विक को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने आगे बढ़कर अनिका को अपनी आंखों से डराते हुए कहा, आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी ये जुबान मेरे भाई के खिलाफ मत चलाना और जितना हो सके मेरी भाभी से दूर रहना। अनिका गुस्से से फुसकारते हुए बोली, तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी दोस्त है वो, और मैं उसे तुम्हारे भाई की कैद से छुड़ाकर ही रहूंगी। शार्विक अपने दांत पीसते हुए अनिका के और करीब आकर बेहद ठंडी और चेतावनी भरी आवाज में बोला, कुछ नहीं कर सकती तुम। अगर अपने उस भाई को सही सलामत देखना चाहती हो तो अपनी ये घटिया साजिशें करना बंद कर दो। उसकी बात सुन अनिका की आंखें गुस्से और हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो झल्लाते हुए बोली, क्या करोगे तुम? मुझे डरा रहे हो जैसे तुम्हारे भाई ने मेरी दोस्त को डराया था। मेरे भाई को चोट पहुंचाओगे तुम? शार्विक उसको पीछे की दीवार से सटाते हुए बोला, याद रखना बाहर इतने आदमी तैनात हैं कि तुम्हारा भाई अनिकेत आज इस शादी की चौखट के अंदर कदम भी नहीं रख पाएगा। और वैसे भी मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर शिवाय भाई को पता चला कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड भाई कल किस इरादे से यहाँ आया था और तुम दोनों भाई बहन मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे भाई का क्या अंजाम होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप एक अच्छी सहेली की तरह रस्मों में शामिल रहो, वरना सिंघानिया खानदान का असली रूप देखने के लिए तैयार रहना। और इतना बोलकर वो अनिका को वहीं छोड़कर अपनी शर्ट पर लगे हल्दी के दाग को गुस्से से झटकते हुए आगे बढ़ गया। शार्विक की बात सुन ना चाहते हुए भी अनिका को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। इतने दिनों में उसे थोड़ा तो एहसास हो गया था कि शिवाय सिंघानिया बहुत ही क्रूर इंसान है और पहली मुलाकात से ही शार्विक का ऑरा उसे खौफ में डाल रहा था। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सच में इन सब में उसके भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी।